नमस्कार। उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान के उन प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में वर्ष 2012 से 2018 के बीच में पूछे गए हैं। साथ ही हमने इस विश्लेषण की श्रृंखला में उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो आज का पहला टॉपिक हमारा जो हम संविधान से लेंगे वह है भारत का संवैधानिक विकास। आप सभी जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो इसका पहला भाग होता है कंपनी के अधीन संविधान का विकास और दूसरा भाग होता है क्राउन के अधीन संविधान का विकास। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये चालू होता है और भारतीय स्वातंत्र अधिनियम तक संविधान का विकास लगातार चलता है। बीच में 1857 के रिवोल्ट को हम एक ब्रेक लेते हैं और इसको दो भागों में 1857 के रिवोल्ट से बांट लेते हैं। तो संवैधानिक विकास के बारे में थोड़ी चर्चा हमने आपसे कर ली। अब हम प्रश्नों के साथ अपनी आगे की चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आप सभी जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी की गतिविधि को सीमित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा ऑप्शन है 1813 का चार्टर और 1833 का चार्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने भारत में कंपनी की गतिविधियों को सीमित किया था और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही भारत में पहली बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था और इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये केंद्र में द्वैध शासन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वास्तव में ये द्वैध शासन क्या था। तो द्वैध शासन एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें यहाँ कंपनी की सरकार ने विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया था। तो कुछ विषय हस्तांतरित विषय कहलाते थे और कुछ विषय जिस पर गवर्नर जनरल स्वयं निर्णय लेते थे। इस प्रकार विषयों का विभाजन ही द्वैध शासन के नाम से भारत में पहचाना जाता था। भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से लागू किया गया था। तो हम देख लेते हैं कि हमारे सामने ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन के विषय में चर्चा की जा रही है। तो ऑप्शन हमारे पास 1909 का अधिनियम, कि नहीं 1909 के अधिनियम में द्वैध शासन भारत में स्थापित नहीं हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919, जी नहीं, इससे प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, जी हाँ, ये हमारा सही उत्तर है और इसी के माध्यम से भारत में केंद्रों में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था को स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर ऑप्शन जो है वो पहला है, यह भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के विषय में आप सभी जानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम अगर संविधान विकास के क्रम में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की आधारशिला 1935 के भारत शासन अधिनियम पे ही टिकी हुई है और भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किए गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, 1935 के भारत शासन अधिनियम को इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा भारत में शामिल किया गया था या किस अधिनियम में शामिल था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज का पहला ऑप्शन हमारा है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, बी, अगस्त प्रस्ताव 1940, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन 1946। तो पहली बार भारत में एक संघ निर्माण का प्रयास 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था, परंतु ये प्रयास आगे जाकर सफल नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ऑप्शन ए है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम और डी है 1947 का भारतीय स्वातंत्र अधिनियम। तो यहाँ पे संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की बात की जा रही है। यह व्यवस्था भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही जुड़ी हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये हमारे संवैधानिक विकास वाले टॉपिक के प्रश्न यहाँ पूर्ण होते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक के हम कुछ प्रश्न लेते हैं। इसमें संविधान सभा एवं संविधान की निर्माण प्रक्रिया को हमने रखा है।
तो संविधान सभा और संविधान के निर्माण प्रक्रिया से पहला सवाल आपके सामने है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था और इसमें संपूर्ण भारत से प्रतिनिधियों का चयन किया गया था। आपके सामने सवाल है कि कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि का चुनाव यहाँ पर किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 8 लाख, दूसरा 10 लाख, तीसरा 12 लाख और चौथा 15 लाख। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव यहाँ पर किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 10 लाख। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार चुनी गई थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे और सभापति तात्कालीन गवर्नर जनरल थे। तो सही उत्तर है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। यहाँ पर संविधान सभा की बात की जा रही है और इसके सदस्यों को किस प्रकार चुना गया था ये आपके सामने है। तो प्रांतों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य चुने गए थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी सन 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त सन 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर सन 1946 को और चौथा ऑप्शन है 19 दिसंबर सन 1946 को। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का चयन किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है, 9 दिसंबर सन 1946। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है जनवरी 22, 1946 को, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 22, 1947 को, तीसरा ऑप्शन है फरवरी 20, 1947 को और चौथा ऑप्शन है जुलाई 26, 1946 को। तो आप सभी जानते हैं कि ये जिस प्रस्ताव की बात कर रहा है यहाँ संविधान देने का प्रस्ताव, ये बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था और ये प्रस्ताव 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकृत किया गया था, पास हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 22 जनवरी सन 1947। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो यहाँ पर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं, जनवरी 26, 1950, नवंबर 26, 1949, फरवरी 11, 1948 या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अगर सवाल ये होता कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था तब 26 जनवरी सन 1950 की तिथि को हम ले सकते थे, परंतु यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो इसका सही उत्तर है बी, 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था। इसके पश्चात हम आगे के सवाल लेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं से। तो भारतीय यहाँ पर सभा नहीं होगा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से हम प्रश्न लेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि न्यायपालिका चाहे तो व्यवस्थापिका के निर्णयों को जांच सकती है, देख सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है और ये किन किन देशों की शासन व्यवस्थाओं में शामिल है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो केवल भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? जी नहीं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, परंतु केवल भारत में है ये कहना उचित नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को लिया गया है, परंतु ये केवल यूएसए के संविधान में है ये कहना भी उचित नहीं होगा,
यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे सामने सही दिखता है, जो बोलता है भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों के ही संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। यहाँ सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न में आपको पहली सूची से दूसरी सूची को मिलाना है। तो पहली सूची में आपको मूल अधिकार, भारत की संसदीय प्रणाली, आपात, उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, जबकि सूची 2 में उन देशों के नाम हैं जिनसे ये सभी भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए थे। तो चलिए हम देखते हैं मूल अधिकार। सबसे पहले हम यहाँ पे A, B, C, D लिख लेते हैं, जिसके सामने हम सही ऑप्शन लिखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया था। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। 2 इसका सही उत्तर है। बी हम देखते हैं भारत की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई थी, तो ये यूके से ली गई थी, तो इसका उत्तर 1 है। अगला हम देखते हैं आपात उपबंध की व्यवस्था जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई थी, इसका उत्तर हो जाएगा 4। और डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। सही ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। चलिए कूट में देख लेते हैं कहाँ पे 2, 1, 4, 3 है। 2, 4, 5, 1 जी नहीं, ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। 5, 1, 3, 4 जी नहीं, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। 2, 1, 4, 3 जी हाँ, सी हमारा सही ऑप्शन है। 2, 1, 4, 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किन बातों में भिन्न है। यहाँ पे भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तुलना आपको करनी है और बताना है कि किन बातों में यह एक दूसरे से भिन्न है। हमारा पहला ऑप्शन है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। देखिए अगर हम ब्रिटेन के संविधान और भारत के संविधान दोनों को देखें तो दोनों ही जगह संसदीय शासन व्यवस्था है और दोनों ही व्यवस्थाओं में नाम मात्र के और वास्तविक कार्यपालक की व्यवस्था है। भारत में नाम मात्र के कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालक के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि ब्रिटेन में नाम मात्र के कार्यपालक के रूप में ब्रिटेन की महारानी और वास्तविक कार्यपालक के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये इनके बीच में भिन्नता के रूप में नहीं लिया जा सकता। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली दोनों ही जगह दोनों ही देशों में एक संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका एक प्रमुख लक्षण है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो दोनों ही देशों की प्रणालियों में सामूहिक उत्तरदायित्व है, तो इसको भी हम सही उत्तर के रूप में नहीं ले सकते। द्विसदनीय विधायिका ब्रिटेन और भारत दोनों की ही व्यवस्थाओं में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है, तो इसे भी हम उत्तर के रूप में नहीं ले सकते। न्यायिक पुनरावलोकन, जी हाँ, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था या भारतीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है, जो कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली में शामिल नहीं है। तो भारत और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अंतर है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली का। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले कुछ प्रश्न हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से लेंगे, तो देखते हैं अनुसूचियों से प्रश्न किस प्रकार हैं। तो पहला, अनुसूचियों को सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में जो अनुसूचियां दी हुई हैं, सूची 2 में जिन विषयों को दिया गया है उनसे आपको इन्हें सुमेलित करना है। देख लेते हैं केंद्र सूची। केंद्र सूची वह सूची होती है जिसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर निर्णय भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। राज्य सूची में वह विषय शामिल होते हैं जिन पर निर्णय राज्यों की विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। समवर्ती सूची में वह विषय सम्मिलित होते हैं जिन पर निर्णय संसद और राज्य की विधानमंडल दोनों कर सकते हैं। और अवशिष्ट विषय ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं होते हैं। निर्णय लेने या कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को होता है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं हम। तो यहाँ पर हम पुनः ए, बी, सी, डी लिख लेते हैं, इसके सामने हम सही उत्तर लिखते जाएंगे। तो पहला पूछा है केंद्र सूची में वर्णित विषय कौन सा है। चलिए विषय देख लेते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये केंद्र सूची का विषय नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान, ये भी पूर्णतः केंद्र सूची का विषय नहीं है। जनगणना, जी हाँ, तो केंद्र सूची का विषय है जनगणना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। बी, राज्य सूची का विषय, तो राज्य सूची का विषय है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, तो बी का सही उत्तर हो जाएगा 1। समवर्ती सूची का सही विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। और अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष और अनुसंधान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो उत्तर निकल कर आया वो है 3, 1,
4 2। चलिए कूट से मिलाते हैं। 3 1 4 2 कौन से नंबर पर है? 3 1 4 2। हमारा ए में ही 3 1 4 2 है, तो इसको हम सही मान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो थोड़ी देर पहले ही हमने कुछ मदों को देखा था और उसमें समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन शामिल था। तो हम जानते हैं कि यह विषय समवर्ती सूची का है और उसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में भी हमको पहली सूची से दूसरी सूची को मिलाना है। तो यहाँ पर सूचियां और यहाँ प्रविष्टियों की संख्या दी हुई है, जो वर्तमान में थोड़ी परिवर्तित हो गई है। ये सवाल कुछ पुराना है, तो जिस प्रकार का सवाल है उसी प्रकार हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो संघीय सूची में विषयों की संख्या 97 है। जी हाँ, ये सही है। तो ए का हमारा सही उत्तर हो जाता है 1। चलिए बी का उत्तर देखते हैं। राज्य सूची में विषयों की संख्या 66, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 3। इसका 1, इसका 3, तो सी का होगा 2, यानी समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47। तो यहाँ पर 1 3 2 हमको उत्तर कहाँ मिल रहा है देख लेते हैं। 1 3 2 बी में हमको सही उत्तर मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए इसके पश्चात हम संविधान के प्रमुख भागों से सवाल लेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, तो हम इन भागों से कुछ सवाल लेंगे। इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 से सूची 2 का मिलान आपको करना है, तो हम वैसे ही करते हैं जैसे कि हम मिलान करते हैं। हम ए बी सी डी यहाँ ले लेते हैं और उसके बाद इसको मिलाते जाते हैं। पहला, भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? आपात उपबंध? जी नहीं। राजभाषा? जी नहीं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध? जी नहीं। भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से, तो ए का हो जाएगा 4। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के विषय में उपबंध, विशेष उपबंध से संबंधित है, तो हमारे बी का सही उत्तर हो जाएगा 3। सी है संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, तो सी का सही उत्तर हो जाएगा डी। और संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हमारे सामने निकल गया 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस कूट में है देख लेते हैं। तो 4 3 2 1 बी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पुनः आपको कूट का मिलान करना है, पर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो पहला है पंचायत, भाग 9। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है, ये बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं भाग 9 क, जी हाँ, नगर पालिकाएं भारतीय संविधान के भाग 9 क में है, बी भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख, सहकारी समितियों को 9 ख में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा गया है, तो 9 ख में वर्तमान में सहकारी समितियां हैं, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10, जी नहीं, भाग 10 में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, जबकि अधिकरण का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14A में है, तो ये गलत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, अधिकरण। चलिए इसके साथ ही हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। इसके पश्चात हम अगले प्रश्नों के साथ, आगे आने वाले कुछ प्रश्नों के साथ पुनः आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।